नमस्ते। अब हम इस पूरे कानून एक्ट को इतनी आसानी से समझेंगे कि एक छोटा बच्चा भी इसे कभी नहीं भूलेगा। मैं आपको एक एक लाइन का मतलब हिंदी में समझाऊंगा, लेकिन जो जरूरी शब्द, टेक्निकल टर्म्स हैं, उन्हें हम इंग्लिश में ही रखेंगे ताकि आप सबसे आगे रहें। भूमिका, आखिर ये कानून है क्या? इंट्रोडक्शन। देखो मेरे दोस्त, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमें एक बहुत बड़ी पंचायत बनानी थी जिसे हम पार्लियामेंट, संसद कहते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि इतने बड़े देश में किसे कितनी सीटें मिलेंगी। इसके लिए चुनाव से पहले एक नियम बनाना जरूरी था। इसीलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 बनाया गया। इसे हम हिंदी में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 कहते हैं। ये कानून हमारे देश के पहले जनरल इलेक्शंस, आम चुनाव से ठीक पहले लाया गया था, ताकि खेल शुरू होने से पहले खेल के मैदान की बाउंड्री तय हो सके। लोकसभा और विधानसभा की सीटों का बंटवारा, आर्टिकल्स 81 और 170। हमारे देश की सबसे बड़ी रूल बुक यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान में दो बहुत खास पन्ने हैं, आर्टिकल 81 और आर्टिकल 170। आर्टिकल 81 ये बताता है कि पूरे देश की सबसे बड़ी सभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल या लोकसभा कहते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितनी सीटें हो सकती हैं। वैसे ही आर्टिकल 170 राज्यों की सभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबलीज, विधानसभा के लिए सीटें तय करता है। लेकिन यहां एक पेंच है। संविधान ने सिर्फ ज्यादा से ज्यादा गिनती बताई, ये नहीं बताया कि किस राज्य को असल में कितनी सीटें मिलेंगी। संविधान ने कहा कि इसके लिए एक अलग से कानून, लॉ बनाया जाए। बस इसी कमी को पूरा करने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 बनाया गया, जो ये तय करता है कि उत्तर प्रदेश को कितनी सीटें मिलेंगी और सिक्किम को कितनी। विधान परिषद का गणित, आर्टिकल 171। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद की, जो कुछ राज्यों में एक दूसरी सभा होती है। संविधान का आर्टिकल 171 कहता है कि यहां कम से कम मिनिमम और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितने लोग बैठेंगे। साथ ही ये भी बताता है कि इन लोगों को चुनने के अलग अलग तरीके, मेथड्स क्या होंगे। जैसे कुछ को टीचर्स चुनेंगे, कुछ को पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएट्स चुनेंगे। लेकिन हर तरीके से कितने लोग चुने जाएंगे, इसका असली नंबर संविधान ने खाली छोड़ दिया था। उस खाली जगह को भरने का काम भी इसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 ने किया। यह कानून हमें बताता है कि फला राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य कहां से आएंगे। इस कानून का असली काम, द कोर पर्पस। तो कुल मिलाकर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 का असली मकसद है एलोकेशन ऑफ सीट्स, सीटों का बंटवारा करना। यह तय करता है कि हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा में किस राज्य का कितना हिस्सा होगा। इसके बिना हमें पता ही नहीं चलता कि दिल्ली से कितने नेता चुनकर आएंगे और मुंबई से कितने। ये कानून सिर्फ सीटों का नंबर ही नहीं बताता, बल्कि यह भी तय करता है कि वोट डालने वाले लोग कौन होंगे, उनकी लिस्ट, इलेक्टोरल रोल्स कैसे बनेगी और चुनाव के लिए इलाकों की सीमा, बाउंड्रीज कैसे खींची जाएगी। एक आसान उदाहरण से समझो, द बेस्ट एग्जाम्पल। मान लो आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं और आपको एक क्लास मॉनिटर की टीम बनानी है। प्रिंसिपल, संविधान ने कह दिया कि टीम में 10 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। लेकिन प्रिंसिपल ने यह नहीं बताया कि रोल नंबर 1 से 50 के बीच कितने मॉनिटर होंगे और 51 से 100 के बीच कितने। अब क्लास टीचर आरपीए 1950 आता है और एक पर्ची पर लिखता है कि रोल नंबर 1 से 50 बड़ा ग्रुप से 7 मॉनिटर होंगे और 51 से 100 छोटा ग्रुप से 3 मॉनिटर होंगे। बस यही काम ये कानून भारत के लिए करता है। उच्च स्तर की जानकारी, प्रो लेवल फैक्ट्स फॉर 2025। आज के समय में आपको यह जानना जरूरी है कि 2026 के बाद भारत में सीटों की संख्या बढ़ने वाली है। अभी जो सीटें हम देखते हैं वो 1971 की जनसंख्या, पॉपुलेशन पर आधारित हैं। नया संसद भवन, न्यू पार्लियामेंट हाउस बनकर तैयार है, जिसमें 888 लोकसभा सीटें हो सकती हैं। जब भी ये सीटें बढ़ेंगी तो सरकार को इसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 में बदलाव करना पड़ेगा। ये कानून ही वो चाबी है जिससे भारत के लोकतंत्र का नक्शा हर कुछ सालों में अपडेट किया जाता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के बारे में बताऊं, जो ये सिखाता है कि चुनाव लड़ने के नियम क्या हैं? This cheat sheet is your high-density revision shield. It contains every vital keyword, date, and fact, including the latest 2024-2025 updates in the most compact form possible. RPA 1950, the ultimate cheat sheet. Enacted 1950, pre-first general elections. Purpose: the infrastructure law sets up seats, boundaries, and voter lists. Constitutional links: *Art 81, Lok Sabha, LS, Max seats and principles. Art 170, Legislative Assembly, LA, Max seats and principles. Art 171.
Legislative Council, LC. Max. Min seats and composition. Art 327. Empowers Parliament to make laws for elections. Key powers. Allocation. Exactly how many seats each state gets in LS and LA. Delimitation. Drawing boundary lines for constituencies. Art 82. Voter qualification. 18 plus years. Citizen. Ordinary resident. Electoral rolls. Rules for preparing the master voter list. Important schedules. First schedule. Allocation of seats in Lok Sabha. Second schedule. Total seats in legislative assemblies. Third schedule. Allocation of seats in legislative councils. Fourth schedule. Local authorities for LC elections. Prohibited from voting. Sec 16. Non-citizens. Unsound mind. Criminals, per law. The bar. Section 30. Bars civil courts from questioning electoral roll revisions. Latest 2024-2025 UPDATES Vitals for exams. The 2026 freeze. Seats are currently frozen based on 1971 Census, 84th Amendment. Next delimitation starts after the first census post-2026. Nari Shakti Vandan Adhiniyam 2023, 1/3, 33%, reservation for women in LS and LAs. Implementation is linked to the first post-2026 delimitation. Electoral Roll Modernization 2024. Linking Aadhaar with voter ID is voluntary, but streamlined under RPA 1950 to remove ghost voters. Gender Neutrality 2024-25. The term wife in service voter rules is being replaced by spouse to be more inclusive. Total electors 96.8 plus crores. India registered the world's largest electorate for the 2024 elections. Memory anchors and revision tricks. The 1950 vs 1951 hack. 1950 equals the stage, seats, lists, lines. 1951 equals the play, candidates, polling, counting, cheating. The 17-18-19 sequence. Sections of RPA 1950. 17. Not in more than one constituency. 18. Not more than once in same constituency. 19. Conditions of registration. 18 plus, resident. Daily revision trick. Every morning while brushing, ask yourself, does RPA 1950 handle cheating? No. That's 1951. Does it handle the voter list? Yes. That's 1950. The VAD. Mantra. Asterisk voter list. Allocation of seats. Delimitation of lines. These three are the core of RPA 1950. Next step. Would you like me to create a similar world's best cheat sheet for RPA 1951 so you have the complete set for your exam? नमस्ते मेरे छोटे दोस्त। अब हम इन दोनों कानूनों लॉज को इतनी आसानी से समझेंगे कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। भारत जैसे बड़े देश में चुनाव इलेक्शंस कराना एक बहुत बड़ा काम है, जैसे कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी शादी का मैनेजमेंट करना। इसके लिए हमारे पास दो किताबें हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट RPA 1950 चुनाव की तैयारी, द प्रिपरेशन। ये कानून बिल्कुल वैसा है जैसे स्कूल शुरू होने से पहले टाइम टेबल बनाना और क्लासरूम सजाना। इसमें एलोकेशन ऑफ सीट्स का मतलब है कि किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी। जैसे एक बड़े केक के टुकड़े करना, जिस राज्य में ज्यादा लोग पॉपुलेशन होंगे उसे ज्यादा सीटें दी जाएंगी।
इसके बाद आता है डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसका मतलब है नक्शे पर लकीर खींचकर यह तय करना कि कौन सा इलाका किस चुनाव क्षेत्र में आएगा। इसे ऐसे समझो कि जैसे खेल के मैदान में बाउंड्री बनाना, ताकि पता चले कि खिलाड़ी कहां तक खेल सकता है। इसी कानून में क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स के बारे में बताया गया है, जिसका मतलब है वोट देने वाले की काबिलियत। जैसे झूला झूलने के लिए एक हाइट जरूरी होती है, वैसे ही वोट देने के लिए आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और आप भारत के नागरिक होने चाहिए। इसके बाद सरकार प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स करती है। ये एक लंबी लिस्ट, वोटर लिस्ट होती है, जिसमें उन सभी लोगों के नाम लिखे जाते हैं जो वोट दे सकते हैं। अगर आपका नाम इस हाजिरी रजिस्टर में नहीं है तो आप वोट नहीं दे पाएंगे। आखिर में ये कानून मैनर ऑफ फिलिंग सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी समझाता है, यानी राज्यसभा के सदस्यों को कैसे चुना जाएगा। यह एक खास तरीका है जिसमें आम जनता नहीं बल्कि हमारे चुने हुए नेता वोट देते हैं। Representation of the People Act, RPA 1951, चुनाव का असली खेल, the action। जब 1950 के कानून ने सब कुछ तैयार कर दिया, तब 1951 का कानून मैदान में आया। यह कानून बताता है कि चुनाव वाले दिन और उसके बाद क्या होगा। सबसे पहले इसमें क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप दी गई है। ये नेताओं के लिए नियम है। जैसे नेता बनने के लिए कम से कम 25 साल का होना जरूरी है, लेकिन अगर किसी नेता ने कोई बुरा काम किया है और उसे 2 साल से ज्यादा की जेल हुई है तो उसे डिस्क्वालीफाई यानी खेल से बाहर कर दिया जाएगा। फिर आता है नोटिफिकेशन ऑफ जनरल इलेक्शंस, जो एक सरकारी ऐलान है कि लो भाई, चुनाव शुरू हो गए हैं। चुनाव को संभालने के लिए एक बहुत बड़ी टीम चाहिए होती है, जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कहते हैं। इसमें बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं जो देखते हैं कि हर बूथ पर मशीनें सही से पहुंची हैं या नहीं। फिर होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे स्कूल में अपनी टीम का नाम रजिस्टर कराना पड़ता है, वैसे ही पार्टियों को इलेक्शन कमीशन के पास जाकर अपना नाम और चुनाव चिन्ह जैसे कमल, हाथ या झाड़ू बुक कराना पड़ता है। इसके बाद कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस का हिस्सा आता है, जिसमें बताया जाता है कि वोटिंग कैसे होगी, ईवीएम मशीन कैसे चलेगी और वोटों की गिनती कैसे की जाएगी। चुनाव को और भी निष्पक्ष बनाने के लिए फ्री सप्लाई ऑफ सर्टेन मटेरियल का नियम है, जिसमें पहचानी गई बड़ी पार्टियों को सरकार की तरफ से कुछ चीजें जैसे वोटर लिस्ट की कॉपी मुफ्त दी जाती हैं। सबसे जरूरी हिस्सा है करप्ट प्रैक्टिसेस एंड इलेक्टोरल ऑफेंसेज। अगर कोई नेता वोट के बदले पैसे, कपड़े या लालच देता है या किसी को डराता है तो उसे बेईमानी माना जाता है। अगर कोई ऐसी बेईमानी करता है तो डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शंस के तहत उस पर केस किया जा सकता है। ये मामला सीधे हाई कोर्ट जाता है और अगर बेईमानी साबित हो गई तो जीता हुआ नेता अपनी कुर्सी खो देता है। इस तरह 1950 का कानून मैदान तैयार करता है और 1951 का कानून मैच खिलवाता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ ऐसे बेईमानी, करप्ट प्रैक्टिसेस के उदाहरण दूं जिनकी वजह से असलियत में बड़े नेताओं की कुर्सी चली गई थी? This is your ultra-compact cheat sheet for the RPA 1950 and 1951. It is designed to be the only page you look at 10 minutes before your exam. RPA 1950. The Blueprint. Preparation Phase. Purpose. Pre-election Structure. The Static Part. Article 327 gives Parliament power to make these laws. Allocation of seats. Fixes number of seats in Lok Sabha and state assemblies. Delimitation. Drawing boundaries of constituencies. Presidential order. Voter eligibility. Citizen plus 18 years old plus ordinarily resident. Electoral rolls. Rules for preparing the list, updated every year. Key dates. January 1st, April 1st, July 1st, October 1st. New 2021 update. 4 qualifying dates per year instead of just 1. Bar on courts. Civil courts cannot interfere in electoral roll preparation. RPA 1951. The Playbook. Execution Phase. Purpose. Actual conduct of elections. The dynamic part. Qualifications. Must be a voter. 25 years. LS Assembly. 30 years. RS Council. Section 8. Disqualification. Conviction for 2+ years equals disqualified for term plus 6 years after release. Section 8. 4. Dead fact. SC struck this down. Lily Thomas case.
Leaders now disqualified immediately on conviction. Registration. Section 29A. Parties must register with ECI within 30 days of formation. Electoral offenses. Booth capturing, bribery, promoting enmity, 125. Public meetings ban, 48 HRs before poll. Disputes, handled by High Court via election petition, not the Supreme Court directly. Latest data, 2024-25. Asterisk total electors, approximately 97 crore. Voter turnout, 2024, 65.79%. Transgender voters, approximately 48,000. Highest ever registration. Memory anchors, the cheat codes. The 0 to 1 rule, 1950, is for 0. 0, start, preparation. 1951 is for 1, 1, active performance. MAP versus match. Asterisk 1950 is the map, seats, boundaries, lists. 1951 is the match, conduct, players, fouls, results. V versus C. Asterisk 1950 equals voter, list/rules. 1951 equals candidate, qualifications/conduct. Daily revision tricks. 1. The 3-minute recall. Every morning after brushing your teeth, name 3 things in the 1950 Act and 3 things in the 1951 Act without looking. 2. The news link method. Whenever you hear about a politician going to jail, ask yourself, which section of RPA 1951 applies here? Answer, Section 8. 3. The finger rule. Use 5 fingers for 1950. Seats, lines, voters, lists, Rajya Sabha, and 5 fingers for 1951. Candidates, parties, polling, offenses, courts. This video is highly relevant because it provides a comprehensive one-shot explanation of both acts specifically tailored for exam aspirants, covering the exact sections and recent amendments. नमस्ते मेरे नन्हे चैंपियन। आज मैं तुम्हें भारत के सबसे जरूरी कानूनों में से एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के बारे में इतने प्यार से समझाऊंगा कि तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। हम इसे एक कहानी की तरह पढ़ेंगे और हर मुश्किल शब्द का मतलब हिंदी में जानेंगे। 1. सीटों का बंटवारा, एलोकेशन ऑफ सीट्स। सबसे पहले समझो कि एलोकेशन ऑफ सीट्स क्या है। मान लो तुम्हारा एक बहुत बड़ा स्कूल है। स्कूल में अलग अलग क्लास हैं। अब प्रिंसिपल को यह तय करना है कि किस क्लास में कितनी कुर्सियां लगेंगी। बस यही काम ये कानून करता है। यह कानून बताता है कि हाउस ऑफ द पीपल माइनस, जिसे हम लोकसभा कहते हैं, और राज्यों की लेजिस्लेटिव असेंबलीज माइनस यानी विधानसभा में कितनी सीटें या कुर्सियां होंगी। सरल भाषा में कहें तो किस राज्य से कितने नेता चुनकर दिल्ली जाएंगे और कितने नेता अपने राज्य में बैठेंगे, ये सब इसी कानून में लिखा है। 2. जनसंख्या का नियम, पॉपुलेशन रूल। अब तुम सोचोगे कि किस राज्य को ज्यादा कुर्सियां मिलेंगी और किसे कम। इसके लिए सरकार ने पॉपुलेशन माइनस यानी जनसंख्या का सहारा लिया। जैसे अगर तुम्हारी क्लास में 50 बच्चे हैं और दूसरी क्लास में सिर्फ 10, तो तुम्हारी क्लास में ज्यादा कुर्सियां चाहिए होंगी ना। बिल्कुल वैसे ही 1 मार्च 1950 के दिन जिस राज्य में जितने लोग रहते थे उसी हिसाब से वहां की सीटें तय की गईं। आज के समय में हम 1971 सेंसस 1971 की जनगणना का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये बराबरी बनी रहे। 3. नक्शा बनाना,
डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अगला कदम है डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन इसका आसान मतलब है बाउंड्री या सीमा तय करना। चुनाव के लिए पूरे देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूएंसीज माइनस यानी चुनाव क्षेत्र कहते हैं। ये कानून प्रेसिडेंट माइनस राष्ट्रपति को ये ताकत देता है कि वो इलेक्शन कमीशन माइनस चुनाव आयोग से सलाह करके इन क्षेत्रों की लाइनें खींचें। जैसे तुम अपने खेल के मैदान को अलग अलग टीमों के लिए लाइनों से बांट देते हो, वैसे ही ये कानून पूरे भारत को चुनाव के लिए बॉक्स में बांट देता है। 4. वोटरों की लिस्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स। अब खेल के मैदान और कुर्सियां तो तैयार हैं, लेकिन कौन वोट देगा? इसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स माइनस मतदाताओं का पंजीकरण किया जाता है। ये कानून बताता है कि किन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में होगा। इसे हम क्वालिफिकेशंस माइनस योग्यता कहते हैं। जैसे आपकी उम्र अब 18 साल, आपका भारतीय नागरिक होना और आपका उसी इलाके में रहना। साथ ही ये डिस्क्वालिफिकेशंस माइनस अयोग्यता भी बताता है, जैसे अगर कोई दिमागी रूप से बीमार है या उसने कोई बड़ा जुर्म किया है तो उसे वोट देने से रोका जा सकता है। 5. घर छोड़कर आए लोगों की मदद, डिस्प्लेस्ड पर्सन्स। अंत में इस कानून में एक बहुत ही प्यारा और दयालु हिस्सा है जिसे डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के लिए बनाया गया था। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो बहुत से लोग अपना घर छोड़कर भारत आए थे। उनके पास न घर था न ही कोई पुराना पता। ऐसे में कानून ने उन्हें रिलैक्सेशन माइनस ढील दी। नियम यह बनाया गया कि जो लोग 25 जुलाई 1949 से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए थे, उन्हें यहां का निवासी मान लिया जाएगा, ताकि वे भी चुनाव में हिस्सा ले सकें और अपने नए देश का हिस्सा बन सकें। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपको ये सब बिल्कुल शीशे की तरह साफ क्रिस्टल क्लियर समझ आया? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपसे कुछ आसान सवाल पूछूं, जिससे पता चले कि आप क्लास के सबसे होशियार बच्चे बन गए हैं? नमस्ते मेरे छोटे दोस्त। आज हम भारत के सबसे बड़े चुनाव के खेल इलेक्शन गेम को समझेंगे। सोचो कि हमारा पूरा देश एक बहुत बड़ा स्कूल है। इस स्कूल को चलाने के लिए हमें कुछ खास लीडर्स चाहिए। जो बातें तुमने मुझे बताई हैं, मैं उन्हें एक एक करके सबसे आसान हिंदी में समझाता हूं, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये बात शीशे की तरह साफ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। 1. पूरे देश की बड़ी सभा, हाउस ऑफ द पीपल। सबसे पहले बात करते हैं हाउस ऑफ द पीपल की, जिसे हम प्यार से लोकसभा कहते हैं। हाउस ऑफ द पीपल का मतलब है वो जगह जहां आम लोगों द्वारा चुने गए लीडर्स बैठते हैं। तुमने कहा कि यहां के सारे लीडर्स डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाएंगे। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है कि जब तुम 18 साल के हो जाओगे तो तुम खुद जाकर अपना वोट दोगे। कोई दूसरा तुम्हारी जगह वोट नहीं देगा। इसे आसान भाषा में सीधा चुनाव कहते हैं। इसके लिए पूरे देश को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। इन्हें तुम चुनाव के इलाके कह सकते हो। याद रखने वाली बात, हर एक इलाके यानी कंस्टिट्यूंसी से सिर्फ सिंगल मेंबर ही चुना जाएगा। इसका मतलब है कि एक इलाके से सिर्फ एक ही नेता जीतकर बड़ी सभा में जा सकता है। जैसे तुम्हारी क्लास में सिर्फ एक ही मॉनिटर होता है, वैसे ही एक इलाके से सिर्फ एक ही MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चुना जाता है। 2. छोटे राज्यों का नियम, स्पेशल रूल फॉर स्मॉल स्टेट्स। अब सोचो, कुछ राज्य स्टेट्स बहुत छोटे होते हैं जहां बहुत कम लोग रहते हैं। तुम्हारे दिए गए टेक्स्ट के हिसाब से अगर किसी राज्य के पास इतनी जनसंख्या नहीं है कि उसे बहुत सारे हिस्से मिलें, तो उस पूरे राज्य को ही वन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है।
उदाहरण के लिए सिक्किम एक छोटा सा राज्य है, तो वहां से सिर्फ एक ही लीडर चुना जाता है। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा राज्य मिलकर सिर्फ एक ही कुर्सी के लिए वोट डालता है। इसे तुम ऐसे समझो कि एक छोटा सा कमरा है जहां सिर्फ एक ही मॉनिटर की जगह है। 3. राज्यों की अपनी सभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे पूरे देश के लिए एक बड़ी सभा होती है, वैसे ही हर राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र की अपनी एक अलग सभा होती है, जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा कहते हैं। यहां बैठने वाले नेताओं को एमएलए कहते हैं। यहां भी वही नियम है। हर राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, जिन्हें असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। और यहां भी सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी वाला ही नियम चलता है, यानी एक छोटे इलाके से सिर्फ एक ही विजेता निकलेगा। 4. सबको बराबरी का मौका, रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST। सबसे जरूरी बात जो तुमने पूछी, रिजर्व्ड सीट्स, आरक्षित सीटें। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें पुराने समय में बहुत परेशान किया गया था, जिन्हें हम स्केड्यूल्ड कास्ट्स SC और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स ST कहते हैं। सरकार चाहती है कि ये लोग भी लीडर बने, इसलिए कुछ इलाकों, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि उस खास इलाके से चुनाव में सिर्फ उसी ग्रुप का व्यक्ति खड़ा हो सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्कूल की बस में कुछ सीटें स्पेशल बच्चों के लिए फिक्स कर दी जाती हैं, ताकि उन्हें बैठने में कोई दिक्कत न हो। इससे सबको बराबरी का हक मिलता है। 5. आसान शब्दों में सारांश, क्विक रिवीजन। तो मेरे नन्हे दोस्त, हमने ये सीखा कि भारत में चुनाव बहुत ही सिस्टमैटिक यानी तरीके से होते हैं। देश को चलाने के लिए MP चुने जाते हैं और राज्य को चलाने के लिए MLA। हर इलाके से सिर्फ एक ही इंसान जीतता है। जहां कम लोग हैं वहां एक ही सीट होती है, और जो लोग पीछे रह गए थे उन्हें आगे लाने के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि हर एक इंसान की आवाज सरकार तक पहुंच सके और हमारा देश सबसे अच्छा बन सके। क्या तुम ये जानना चाहोगे कि ये इलाके कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन बनाता है और इनकी लाइनें मैप पर कैसे खींची जाती हैं? नमस्ते मेरे छोटे दोस्त, आज मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन पाठ पढ़ाऊंगा। हम भारत के चुनाव की लिस्ट के बारे में बात करेंगे। इसे समझना उतना ही आसान है जितना अपनी स्कूल की हाजिरी, अटेंडेंस रजिस्टर को समझना। मैं तुम्हें एक एक शब्द का मतलब हिंदी में समझाऊंगा, लेकिन जो खास कानूनी शब्द हैं उन्हें हम इंग्लिश में ही रहने देंगे ताकि तुम बड़े होकर एक अफसर बन सको। पार्लियामेंट्री और असेंबली लिस्ट्स का गहरा रिश्ता। सबसे पहले ये समझो कि भारत को वोट डालने के लिए बड़े बड़े टुकड़ों में बांटा गया है, जिन्हें हम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। अब इस बड़े टुकड़े के अंदर छोटे छोटे और टुकड़े होते हैं, जिन्हें असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। कानून कहता है कि हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो इलेक्टोरल रोल वोटर लिस्ट होगी वो अलग से नहीं बनाई जाएगी। वो बस उन सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की लिस्ट को आपस में जोड़कर बन जाएगी जो उस बड़े इलाके के अंदर आती हैं। इसे ऐसे समझो जैसे तुम्हारी स्कूल की पूरी 3rd ग्रेड की लिस्ट असल में क्लास 3A, 3B और 3C की लिस्ट को मिलाकर बनती है। प्रिंसिपल को पूरी ग्रेड की लिस्ट अलग से टाइप करने की जरूरत नहीं है, बस तीनों क्लास की लिस्ट जोड़ दो और काम हो गया। खास जगहें और उनके नियम, एक्सेप्शंस। लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहां ये जोड़ने वाला नियम काम नहीं करता। कानून में लिखा है कि जम्मू एंड कश्मीर और ऐसे यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, जहां अपनी कोई लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा नहीं है, वहां नियम थोड़े अलग हो सकते हैं। जैसे चंडीगढ़ या लद्दाख, यहां छोटे क्लासरूम असेंबली नहीं होते, यहां सिर्फ एक बड़ा स्कूल, पार्लियामेंट्री एरिया होता है। इसलिए यहां इलेक्शन कमीशन को सीधे बड़ी लिस्ट यानी इलेक्टोरल रोल तैयार करनी पड़ती है। इन जगहों को छोड़कर बाकी पूरे भारत में स्मार्ट वर्क होता है। छोटे इलाकों की लिस्ट जोड़ो और बड़े इलाके की लिस्ट अपने आप तैयार। बिना मेहनत के दोहरी जीत, नो सेपरेट रिवीजन।
अगली लाइन कहती है कि पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के लिए अलग से लिस्ट बनाना या उसे रिवाइज सुधारना करना जरूरी नहीं है। इसका मतलब है कि अगर सरकारी अफसरों ने छोटे इलाके यानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की लिस्ट ठीक कर दी तो बड़े इलाके की लिस्ट अपने आप ठीक मानी जाएगी। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। अगर तुमने अपनी छोटी नोटबुक में अपना नाम सही लिख लिया तो टीचर उसे बड़े रजिस्टर में अपने आप सही मान लेगी। इससे सरकार का समय और कागज दोनों बचते हैं और गलती होने का डर भी कम रहता है। सबसे बड़ा बॉस इलेक्शन कमीशन। अब बात करते हैं कि ये सब करता कौन है। कानून कहता है कि हर इलाके के लिए एक इलेक्टोरल रोल होगी जिसे इलेक्शन कमीशन भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में बनाया जाएगा। यहां 3 बहुत भारी शब्द इस्तेमाल हुए हैं। सुपरिंटेंडेंस, सुपरिंटेंडेंस माइनस यानी सब पर नजर रखना, डायरेक्शन, डायरेक्शन माइनस यानी हुक्म देना, और कंट्रोल, कंट्रोल माइनस यानी पूरी ताकत अपने हाथ में रखना। इलेक्शन कमीशन उस हेडमास्टर की तरह है जो ये पक्का करता है कि लिस्ट में किसी का नाम गलत ना हो, कोई फर्जी नाम ना हो और कोई भी असली वोटर छूट न जाए। सब कुछ इस एक्ट कानून के हिसाब से ही होना चाहिए। गहराई से समझें प्रिपरेशन और रिवीजन। अंत में ये समझो कि ये लिस्ट कभी पुरानी नहीं होती। इसे प्रिपेयर्ड, तैयार और रिवाइज्ड सुधारा जाता रहता है। जैसे ही कोई बच्चा 18 साल का होता है उसका नाम इसमें जोड़ दिया जाता है। अगर कोई शहर छोड़कर चला गया तो उसका नाम काट दिया जाता है। ये सारा काम बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से होता है। तो मेरे छोटे दोस्त याद रखना, छोटी लिस्ट से बनती है बड़ी लिस्ट और इस पूरे खेल का सबसे बड़ा बॉस है इलेक्शन कमीशन। क्या तुम ये जानना चाहोगे कि इलेक्शन कमीशन के वे कौन से अधिकारी हैं जो तुम्हारे घर आकर लिस्ट चेक करते हैं? नमस्ते मेरे छोटे दोस्त। आज हम भारत के उस नियम के बारे में सीखेंगे जिससे यह तय होता है कि देश के नक्शे पर चुनाव की लकीरें कैसे खींची जाती हैं। इसे हम डिलिमिटेशन कहते हैं। इसे समझने के लिए सोचो कि तुम्हारी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और तुम्हें उन्हें बराबर बराबर ग्रुप्स में बांटना है ताकि हर ग्रुप का एक मॉनिटर हो सके। बस यही काम सरकार पूरे देश के लिए करती है। 1. जनगणना और नए नियम आर्टिकल 82 और सेंसस। सबसे पहले हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 आर्टिकल 82 यह कहता है कि हर सेंसस माइनस यानी जनगणना जिसमें लोगों को गिना जाता है के बाद देश में डिलिमिटेशन एक्ट नाम का एक कानून बनाया जाएगा। सोचो, जैसे जैसे समय बीतता है किसी शहर में लोग बढ़ जाते हैं और किसी गांव में कम हो जाते हैं। अब अगर हम पुराने नक्शे से ही चुनाव करेंगे तो ये नाइंसाफी होगी। इसीलिए हर 10 साल में जब लोगों की गिनती होती है तो सरकार एक नया कानून लाती है ताकि चुनाव के इलाके फिर से सही से बांटे जा सकें। इसे कानून बनाना या इनेक्ट्स अ लॉ कहते हैं। 2. सुपर टीम का गठन डिलिमिटेशन कमीशन। जब यह कानून बन जाता है तो केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट एक बहुत ही ताकतवर टीम बनाती है जिसे डिलिमिटेशन कमीशन कहते हैं। इस टीम को कॉन्स्टिट्यूट माइनस यानी बनाना किया जाता है। इस टीम का काम होता है कि वह नक्शे पर बाउंड्रीज माइनस यानी सीमाएं खींचे। इस काम को तकनीकी भाषा में डीमार्केट्स करना कहते हैं। ये टीम ये देखती है कि एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी माइनस यानी वो इलाका जहां से एक सांसद चुना जाता है में लगभग बराबर संख्या में लोग हों। जैसे अगर आपके पास 100 टॉफियां हैं और 10 बच्चे, तो आप हर बच्चे को 10-10 टॉफियां देने के लिए जो हिस्सेदारी करेंगे वही काम ये कमीशन करता है। 3. काम पर पॉज बटन द 2002 अमेंडमेंट और 2026 फ्रीज। अभी जो हम चुनाव के लिए नक्शे इस्तेमाल कर रहे हैं वो 2001 सेंसस की गिनती पर आधारित हैं और इन्हें डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के तहत बनाया गया है। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है। 2002 में सरकार ने संविधान में एक बदलाव किया जिसे अमेंडमेंट कहते हैं।
उन्होंने फैसला किया कि साल 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक इन इलाकों की संख्या को बदला नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि अभी जो स्लाइस हिस्से कटे हुए हैं वो 2026 के बाद होने वाली गिनती तक वैसे ही रहेंगे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जिन राज्यों ने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया है उन्हें नुकसान न हो। 4. अरुणाचल प्रदेश का खास मामला, स्पेशल केस। पूरे भारत में तो डिलिमिटेशन कमीशन लाइनें खींचता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के लिए नियम थोड़ा अलग था। वहां की सीमाओं का फैसला इलेक्शन कमीशन ने एक पुराने कानून गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 के हिसाब से किया था। ये वैसा ही है जैसे पूरी क्लास के ग्रुप्स तो टीचर बनाए, लेकिन मॉनिटर वाले ग्रुप का फैसला प्रिंसिपल सर खुद करें। बाकी देश के लिए डिलिमिटेशन एक्ट 1972 के पुराने आदेशों का भी पालन किया जाता है। 5. सीटों का आरक्षण, रिजर्वेशन फॉर SC और ST। हमारे देश में सबको बराबरी का मौका देने के लिए कुछ सीटें रिजर्व माइनस यानी आरक्षित की जाती हैं। आर्टिकल 330 कहता है कि स्केड्यूल्ड कास्ट्स SC और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स ST के लोगों की जितनी जनसंख्या पॉपुलेशन होगी उसी के प्रोपोर्शन माइनस यानी अनुपात में उन्हें सीटें दी जाएंगी। वर्तमान में लोकसभा में SC समाज के लिए 84 सीट्स और ST समाज के लिए 47 सीट्स फिक्स कर दी गई हैं। इसका मतलब है कि इन खास इलाकों से सिर्फ इन्हीं वर्गों के लोग चुनाव लड़ सकते हैं ताकि उनकी आवाज भी सरकार तक पहुंचे। 6. राज्यों की परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। कुछ राज्यों में एक दूसरी सभा भी होती है जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। इसके लिए नियम बनाने की सबसे बड़ी पावर भारत के प्रेसिडेंट माइनस यानी राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति जी एक ऑर्डर के जरिए ये तय करते हैं कि एक राज्य को किन किन कॉन्स्टिट्यूएंसीज हिस्सों में बांटा जाएगा। 2. हर हिस्से की एक्सटेंट माइनस यानी फैलाव कितनी दूर तक होगी। 3. हर हिस्से को कितनी सीटें मिलेंगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर का सबसे बड़ा सदस्य तय करे कि दिवाली पर कौन सा गिफ्ट किसे और कितना मिलेगा। सही उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन गाइड। डिलिमिटेशन, कॉन्स्टिट्यूएंसी, सेंसस, अमेंडमेंट, प्रोपोर्शन। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको यह समझाऊं कि 2026 के बाद जब ये पॉज बटन खुलेगा तो आपकी सीटों की संख्या कितनी बढ़ सकती है? This cheat sheet is designed to be your ultimate high-density revision tool for 2025. It strips away the fluff and packs in every technical detail and update you need to score perfectly. Ultra-dense delimitation cheat sheet. Article 82, Union. Parliament must enact a delimitation act after every census. Article 170 states, readjustment of state legislative assembly seats after every census. Delimitation Commission, a high-power statutory body. Its orders have the force of law. Finality. Orders cannot be challenged in any court of law. To avoid election delays. The super team composition. 1. Chairperson. Retired Supreme Court Judge. 2. Chief Election Commissioner. CEC. 3. Respective state election commissioners. The 42nd Amendment, 1976. First freeze on seat allocation, based on 1971 census. The 84th Amendment, 2002. Extended the freeze on the total number of seats until the first census after 2026. The 87th Amendment, 2003. Allowed redrawing of boundaries, not number of seats, based on 2001 census. Current LS seats. Total 543. 2020. 104th Amendment removed 2 Anglo-Indian nominated seats. Article 330. LS Reservation. Seats reserved for SC/ST based on population proportion. SC reserved, 84 seats. ST reserved, 47 seats. Arunachal Pradesh exception. Delimitation governed by the Government of Union Territories Act, 1963, managed by Election Commission. Legislative councils. President determines constituencies, extent, and seats via executive order. Latest update, 2023-2024. 106th Amendment Act, Nari Shakti Vandan Adhiniyam. What? 33%, 1/3,
reservation for women in Lok Sabha and assemblies. When? Implementation depends on the first delimitation exercise conducted after 2026. Daily revision and memory anchors. 1. The 1st of May 10 trick. Daily routine. 10 minutes, morning. Read the cheat sheet once while standing up. 5 minutes, midday. Try to recall the SCST seat numbers, 84 and 47, and the 2026 deadline. 1 minute before bed. Visualize the super team. Judge plus CEC plus State EC. 2. Memory anchors, mnemonics. ACE. Article 82. Census. Enact Act. The sequence of events. JCS, the commission members. Judge, Chief EC, State EC. The 2026 rule. Just remember, 2-6, new mix. In 2026, the seat mix changes. S, C, ST numbers. 8 plus 4 equals 12. 4 plus 7 equals 11. Sequential 11 and 12 logic helps you remember 84 and 47. 3. Visual hook. Imagine a map of India with a giant locked padlock on it. The key is labeled 2026 Census. Inside the lock, there are 543 seats. Once 2026 hits, the lock opens and the number grows. 4. Logic anchor. Why can't we go to court? If we go to court, the case will take 10 years, and we will never have an election. That's why the Commission's word is final. Would you like me to create a rapid-fire quiz with 5 tricky questions to test if you've really mastered this? नमस्ते मेरे नन्हे चैंपियन। आज हम भारत के सबसे बड़े नियम यानी वोट देने के अधिकार के बारे में इतनी गहराई से और इतनी सादगी से समझेंगे कि आप दूसरों को भी पढ़ा सकें। मैं हर मुश्किल शब्द का हिंदी अर्थ और उसका सही उच्चारण प्रोनंसिएशन भी बताऊंगा। 1. चुनाव का क्षेत्र और नाम वाली लिस्ट, कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड इलेक्टोरल रोल। सबसे पहले ये समझो कि हमारा देश बहुत बड़ा है। इतने बड़े देश में सबके नाम याद रखना मुश्किल है, इसलिए हम पूरे देश को छोटे छोटे टुकड़ों या हिस्सों में बांट देते हैं। इन हिस्सों को हम कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं, जिसे हिंदी में निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक खास नाम वाली लिस्ट बनाई जाती है, जिसे हम इलेक्टोरल रोल यानी मतदाता सूची कहते हैं। जैसे स्कूल में हर क्लास का अपना हाजिरी रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर होता है, वैसे ही हर इलाके की अपनी इलेक्टोरल रोल होती है। अगर आपका नाम इस रजिस्टर में नहीं है तो आप देश के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। 2. उम्र का नियम और बड़ा बदलाव, एज लिमिट एंड 61st अमेंडमेंट। हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326, अनुच्छेद 326 और एक खास कानून जिसे RPA 1950 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट कहते हैं, उसमें लिखा है कि वोट देने के लिए आपकी कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है, पहले ये उम्र 21 साल थी। फिर साल 1988 में एक बदलाव किया गया जिसे 61st अमेंडमेंट एक्ट, 61वां संशोधन अधिनियम कहते हैं। अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार या बदलाव। इस बदलाव के बाद 28 मार्च 1989 से यह नियम बन गया कि अब 18 साल का हर भारतीय बच्चा बड़ा होकर अपना नेता चुन सकता है। आज के समय में आप साल में 4 बार 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर अपना नाम जुड़वाने के लिए अर्जी दे सकते हैं, ताकि जैसे ही आप 18 के हों आपका कार्ड बन जाए। 3. एक इंसान एक जगह, नो डबल रजिस्ट्रेशन। कानून बहुत सख्त है कि कोई भी इंसान एंटाइटल्ड यानी हकदार नहीं होगा कि वो एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना नाम लिखवाए। साथ ही आप एक ही इलाके की लिस्ट में अपना नाम 2 बार भी नहीं लिखवा सकते।
उदाहरण के लिए, मान लो आपके पापा का घर दिल्ली में भी है और मुंबई में भी। वो दोनों जगह से वोट नहीं दे सकते, उन्हें किसी एक ही जगह को चुनना होगा। ये इसलिए है ताकि कोई बेईमानी न कर सके और हर किसी की ताकत बराबर रहे। एक इंसान एक वोट ही हमारे लोकतंत्र की असली शक्ति है। 4. रहने की जगह का असली मतलब ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। वोटर बनने के लिए एक बहुत जरूरी शर्त है कि आप उस इलाके के ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होने चाहिए, जिसका मतलब है साधारण निवासी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने किसी शहर में सिर्फ एक खाली मकान खरीद लिया या उस पर आपका कब्जा है तो आप वहां के वोटर बन जाएंगे। कानून कहता है कि आप वहां रेजिडेंट तभी माने जाएंगे जब आप वहां असल में रहते हो, वहां सोते हो और आपका जीवन वहां बीतता हो। सिर्फ मकान का मालिक होना काफी नहीं है, वहां निवास करना जरूरी है। 5. जब आप घर पर ना हो, एक्सेप्शंस टू रेजिडेंस। कभी कभी लोग अपने घर से दूर होते हैं, तो क्या उनका वोट कट जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप टेम्परेरीली यानी कुछ समय के लिए कहीं बाहर गए हैं, जैसे छुट्टियां बिताने या पढ़ाई करने, तो आप अभी भी अपने घर के ही निवासी माने जाएंगे। इसी तरह जो हमारे बड़े नेता होते हैं, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP या लेजिस्लेचर MLA, उन्हें काम के सिलसिले में अपने घर से दूर दिल्ली या राजधानी में रहना पड़ता है। कानून कहता है कि अपनी ड्यूटी की वजह से बाहर रहने पर भी उनका नाम उनके असली घर वाली लिस्ट में ही रहेगा। उनका वोट उनके गांव या शहर से ही जुड़ा रहेगा। 6. अस्पताल, जेल और बहादुर सैनिक, मेंटल हॉस्पिटल्स, प्रिजन्स एंड सर्विस वोटर्स। अब ध्यान से सुनो। अगर कोई इंसान जेल में बंद है, डिटेन्ड इन प्रिजन या किसी मानसिक अस्पताल, मेंटल इलनेस एस्टैब्लिशमेंट में इलाज करा रहा है, तो वो जगह उसका घर नहीं मानी जाएगी। वो जेल के पते पर अपना वोटर कार्ड नहीं बनवा सकता। लेकिन हमारे देश के वीर सैनिकों के लिए अलग नियम है। इसे सर्विस क्वालिफिकेशन कहते हैं। अगर कोई फौजी सरहद पर तैनात है तो वो वहां का निवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि वो अपने पुराने घर, जहां वो फौज में जाने से पहले रहता था, का निवासी माना जाएगा। इसे डीम टू बी रेजिडेंट कहते हैं, यानी कानून मान लेता है कि वो अपने घर पर ही है ताकि वो अपना वोट दे सके। 7. कोर्ट का दखल बंद, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। अंत में सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी सिविल कोर्ट यानी दीवानी अदालत के पास ये ज्यूरिसडिक्शन यानी अधिकार नहीं है कि वो वोटर लिस्ट के मामले में दखल दे। अगर कोई अधिकारी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर लिस्ट में किसी का नाम जोड़ता है या काटता है, तो आप उसके खिलाफ नॉर्मल कोर्ट में नहीं जा सकते। चुनाव के अपने खास नियम और अपने बड़े अफसर होते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोर्ट के चक्कर में चुनाव की प्रक्रिया में कोई देरी न हो और देश का काम समय पर चलता रहे। मेरे छोटे दोस्त, अब आप जानते हैं कि वोटर लिस्ट कैसे बनती है और इसके नियम कितने दिलचस्प हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि जब कोई 18 साल का हो जाता है तो उसे ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना पड़ता है? मेरे नन्हे दोस्त, अब मैं तुम्हें ये सारी बातें तुम्हारी अपनी भाषा हिंदी में समझाऊंगा, लेकिन हम बड़े बड़े जरूरी शब्दों को इंग्लिश में ही रखेंगे ताकि तुम दुनिया के सबसे होशियार बच्चे बनो। ध्यान से सुनो, यह एक कहानी की तरह है। भारत में वोट डालने से मनाही, डिस्क्वालिफिकेशंस। देखो बेटा, जैसे स्कूल के क्रिकेट मैच में कुछ बच्चों को खेलने से मना किया जा सकता है अगर वो रूल्स तोड़ें, वैसे ही भारत के इलेक्टोरल रोल, वोटरों की लिस्ट में नाम लिखवाने के कुछ कड़े नियम होते हैं। सबसे पहली बात, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि उस इंसान का नाम लिस्ट में नहीं लिखा जाएगा। इसका पहला कारण है कि वो इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी वो भारत का नागरिक नहीं है। जैसे अगर पड़ोस के देश से कोई अंकल बस घूमने आए हैं तो वो हमारी सरकार नहीं चुन सकते। दूसरा कारण है अनसाउंड माइंड और डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट,
अनसाउंड माइंड और डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। इसका उच्चारण है अनसाउंड माइंड। इसका मतलब है कि अगर किसी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और कोर्ट अदालत के जज ने खुद यह लिख कर दिया है कि यह व्यक्ति सही गलत का फैसला नहीं ले सकता, तो उसे वोट डालने का अधिकार नहीं मिलता। तीसरा नियम है कि अगर किसी ने पहले चुनाव में कोई बेईमानी की है और कानून ने उसे डिस्क्वालिफाइड कर दिया है, तो वो भी लिस्ट से बाहर रहेगा। इसे हम करप्ट प्रैक्टिसेस कहते हैं, जिसका मतलब है चुनाव में धांधली या घूसखोरी करना। चुनाव के दौरान होने वाले अपराध, इलेक्शन ऑफेंसेस। अब मैं तुम्हें उन गलत कामों के बारे में बताऊंगा जिन्हें इलेक्शन ऑफेंसेस कहते हैं। इनका उच्चारण है इलेक्शन ऑफेंसेस। अगर कोई ये काम करता है तो उसे सजा मिलती है। सबसे पहले है प्रमोटिंग एनिमिटी, यानी दो धर्मों या जातियों के बीच लड़ाई करवाना। ये बहुत गंदी बात है। इसके बाद है पब्लिक मीटिंग्स विद इन 48 आवर्स फ्रॉम पोलिंग। इसका मतलब है कि वोटिंग शुरू होने से 48 घंटे पहले, यानी 2 दिन पहले, कोई भी बड़ी रैली या शोर शराबा नहीं होगा, ताकि लोग शांति से सोच सकें। क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस का मतलब है वोटिंग वाली जगह पर हुड़दंग मचाना। रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रिंटिंग का मतलब है कि आप बिना नाम पते के चोरी छिपे चुनावी पर्चे, पैम्फलेट्स नहीं छपवा सकते। एक और जरूरी बात, ऑफिसर्स एक्टिंग फॉर अ कैंडिडेट, यानी सरकारी अधिकारी किसी एक नेता की मदद नहीं कर सकते, उन्हें सबके लिए बराबर रहना होगा। कैनवसिंग नियर पोलिंग स्टेशंस का मतलब है कि जहां वोट डल रहे हैं उसके आसपास खड़े होकर आप चिल्ला कर अपने नेता के लिए वोट नहीं मांग सकते। इसके अलावा इलीगल हायरिंग ऑफ कन्वेंस का मतलब है कि कोई नेता आपको लालच देने के लिए अपनी गाड़ी या बस में बिठाकर वोट डलवाने नहीं ले जा सकता, ये मना है। ब्रीच ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी तब होता है जब चुनाव कराने वाले अधिकारी अपना काम ईमानदारी से नहीं करते। रिमूवल ऑफ बैलेट पेपर्स का मतलब है कि कोई भी बच्चा या बड़ा वहां से वोट वाले कागज, बैलेट पेपर चुराकर बाहर नहीं ले जा सकता। सबसे खतरनाक काम है बूथ कैप्चरिंग, जिसका मतलब है गुंडागर्दी करके वोटिंग वाली जगह पर कब्जा कर लेना और नकली वोट डालना। और आखिरी नियम नो लिकर सेल, यानी शांति बनाए रखने के लिए वोटिंग से 48 घंटे पहले शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहती है। लिस्ट के पक्के नियम, फाइनल रूल्स। मेरे प्यारे बच्चे, अब इन 3 आखिरी लाइनों को समझो जो बहुत जरूरी हैं। पहली बात, अगर कोई इंसान लिस्ट में नाम आने के बाद ऊपर बताए गए किसी भी गलत काम में फंस जाता है तो उसका नाम फोर्थ विद बी स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा, जिसका मतलब है उसका नाम तुरंत लिस्ट से काट दिया जाएगा। दूसरी बात, नो पर्सन शैल बी रजिस्टर्ड फॉर मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी का उच्चारण है कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसका मतलब है कि आप एक साथ 2 शहरों जैसे दिल्ली और मुंबई की लिस्ट में नाम नहीं रख सकते। और तीसरी सबसे बड़ी बात, नो पर्सन शैल बी रजिस्टर्ड मोर देन वंस, यानी एक ही शहर की लिस्ट में भी आपका नाम सिर्फ एक ही बार आ सकता है। आप अपनी चालाकी दिखाकर 2 बार वोट नहीं डाल सकते। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि चुनाव एकदम साफ और ईमानदार हो। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक मजेदार गेम के जरिए ये याद कराऊं कि कौन सा काम करने पर जेल हो सकती है? नमस्ते। अब हम इस पूरी बात को दुनिया की सबसे आसान भाषा में समझेंगे, जैसे एक कहानी। मैं आपको हर छोटी बात हिंदी में समझाऊंगा, लेकिन जो जरूरी टेक्निकल वर्ड्स, तकनीकी शब्द हैं, उन्हें हम इंग्लिश में ही रखेंगे ताकि आप सबसे होशियार बने। वोटर लिस्ट, इलेक्टोरल रोल को कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले समझिए कि इलेक्टोरल रोल क्या है। ये एक मास्टर लिस्ट है जिसमें उन सभी लोगों के नाम होते हैं जो वोट दे सकते हैं। कानून कहता है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, चुनाव क्षेत्र माइनस यानी आपका इलाका के लिए एक अलग लिस्ट तैयार की जाएगी। इसे एक तय समय यानी प्रिस्क्राइब्ड टाइम के अंदर बनाना जरूरी है। अब सबसे जरूरी बात आती है क्वालिफाइंग डेट। इसका मतलब है वो तारीख जिस दिन चेक किया जाता है कि आपकी उम्र 18 साल हो गई है या नहीं। पहले साल में सिर्फ 1 तारीख होती थी, लेकिन अब साल में 4 तारीखें
1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर होती हैं। जैसे ही ये लिस्ट पूरी होकर सबके सामने आती है, इसे फाइनल पब्लिकेशन कहते हैं और उसी पल से ये लिस्ट फोर्स लागू में आ जाती है। यानी अब इस लिस्ट में जिसका नाम है वही वोट डाल सकता है। लिस्ट को ताज़ा रखना, रिवीजन ऑफ द रोल। ये लिस्ट एक बार बनकर हमेशा के लिए वैसी ही नहीं रहती। इसे समय समय पर रिवाइज माइनस यानी सुधारना या अपडेट करना पड़ता है। कानून के हिसाब से जब भी कहीं बाय इलेक्शन उपचुनाव होने वाला हो तो उससे पहले लिस्ट को अपडेट करना जरूरी है। बाय इलेक्शन तब होता है जब किसी कैजुअल वैकेंसी खाली सीट को भरना हो, जैसे मान लीजिए किसी नेता ने इस्तीफा दे दिया या उनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग जब चाहे तब आदेश दे सकता है कि लिस्ट को फिर से चेक और अपडेट किया जाए ताकि कोई भी नया 18 साल का बच्चा वोट देने से न छूट जाए। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि गेस्ट लिस्ट हमेशा ताज़ा और सही रहे। गलतियों को सुधारना, करेक्शन ऑफ एंट्रीज। कभी कभी लिस्ट में गलती हो जाती है। इसके लिए एक ऑफिसर होता है जिसे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ERO- इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कहते हैं। यह ऑफिसर किसी के कहने पर एप्लीकेशन या खुद से भी ओन मोशन जांच, इंक्वायरी करने के बाद लिस्ट को सुधार सकता है। इसमें 3 तरह के सुधार होते हैं। पहला, अगर कोई जानकारी एरोनियस और डिफेक्टिव, गलत या त्रुटिपूर्ण है, जैसे नाम की स्पेलिंग गलत होना। दूसरा, अगर किसी ने अपना घर बदल लिया है लेकिन वो उसी इलाके कॉन्स्टिट्यूएंसी में है तो उसका नाम एक जगह से हटाकर दूसरी जगह ट्रांसपोज स्थानांतरित कर दिया जाता है। और तीसरा, अगर कोई इंसान मर गया है या वो इलाका छोड़कर कहीं और चला गया है तो उसका नाम लिस्ट से डिलीट हटाना कर दिया जाता है। छोटे बच्चों के लिए आसान उदाहरण, सिंपल एग्जाम्पल्स। सोचिए आपकी क्लास में एक अटेंडेंस रजिस्टर है। 1. प्रेपरेशन, मैडम ने साल की शुरुआत में सबका नाम लिखा। 2. रिवीजन, बीत साल में एक नया बच्चा स्कूल आया तो मैडम ने उसका नाम लिस्ट में जोड़ दिया, इसे कहते हैं रिवीजन। 3. करेक्शन, एरर, राहुल का नाम राहुल लिखा था, मैडम ने उसे राहुल कर दिया, यह है करेक्शन। 4. ट्रांसपोजिशन, सोनू रोल नंबर 5 से हटकर रोल नंबर 10 वाली बेंच पर चला गया, इसे कहते हैं ट्रांसपोजिशन। 5. डिलीशन, एक बच्चा स्कूल छोड़कर दूसरे शहर चला गया तो मैडम ने उसका नाम काट दिया, इसे कहते हैं डिलीशन। ERO ऑफिसर बिल्कुल उस मैडम की तरह है जो ये पक्का करता है कि रजिस्टर वोटर लिस्ट एकदम सही हो। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको वो तरीका बताऊं जिससे आप घर बैठे अपने मोबाइल से चेक कर सकें कि आपका या आपके परिवार का नाम इस लिस्ट में सही है या नहीं? नमस्ते मेरे छोटे दोस्त। आज हम भारत के सबसे बड़े त्योहार यानी चुनाव, इलेक्शंस के नियमों को एक कहानी की तरह समझेंगे। हम ये जानेंगे कि वोट डालने वाली लिस्ट कैसे बनती है और उसे संभालने वाले बड़े अफसर कौन होते हैं। 1. झूठ बोलना मना है, मेकिंग फॉल्स डिक्लेरेशंस, गलत घोषणा करना। सबसे पहले ये समझो कि इलेक्टोरल रोल क्या है। ये एक जादुई लिस्ट है जिसमें उन सभी लोगों के नाम होते हैं जो वोट दे सकते हैं। इस लिस्ट को बनाना, प्रेपरेशन, इसमें सुधार करना, करेक्शन, या इसमें बदलाव करना, रिवीजन, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कानून कहता है कि अगर कोई इंसान इस लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने, इंक्लूजन, या किसी और का नाम हटवाने, एक्सक्लूजन के लिए जानबूझकर कोई गलत जानकारी या झूठ लिखता है तो वो एक अपराधी है। अगर वो इंसान जानते हुए, नोइंगली, कि वो बात गलत है, फिर भी फॉर्म पर साइन करता है तो उसे 1 साल तक की जेल, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या जुर्माना, फाइन देना पड़ सकता है, या फिर जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारा एक काल्पनिक दोस्त है चिंटू। चिंटू अभी सिर्फ 15 साल का है लेकिन वो वोट देना चाहता है।
वो फॉर्म पर झूठ लिख देता है कि वह 18 साल का है। ये एक फॉल्स डिक्लेरेशन है। अगर पुलिस या अफसरों को पता चला तो चिंटू को जेल हो सकती है, क्योंकि उसने देश की सबसे जरूरी लिस्ट में झूठ बोला है। 2. राज्य का सबसे बड़ा चुनावी अफसर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। अब बात करते हैं कि इस पूरी व्यवस्था को चलाता कौन है। हर राज्य, स्टेट के लिए एक सबसे बड़ा बॉस होता है, जिसे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या सीईओ कहते हैं। इसे कौन चुनता है? जो देश की सबसे बड़ी संस्था है, यानी इलेक्शन कमीशन, वो राज्य सरकार से सलाह करके एक काबिल सरकारी अफसर को इस पोस्ट के लिए चुनती है। सीईओ का काम पूरे राज्य में होने वाले चुनाव के काम की निगरानी, सुपरवाइज करना होता है। वो यह पक्का करता है कि राज्य के हर शहर और गांव में चुनाव सही ढंग से हों। हालांकि वो राज्य का बॉस है, लेकिन उसे हमेशा दिल्ली में बैठे इलेक्शन कमीशन के आदेशों, डायरेक्शन एंड कंट्रोल का पालन करना पड़ता है। उदाहरण, एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारे स्कूल में एक प्रिंसिपल होते हैं जो पूरे स्कूल का ध्यान रखते हैं कि पढ़ाई सही हो रही है या नहीं, वैसे ही सीईओ पूरे राज्य के चुनावों के प्रिंसिपल होते हैं। 3. जिले का रखवाला, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी। राज्य बहुत बड़े होते हैं, इसलिए उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें जिले, डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं। हर जिले के लिए एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर या डीईओ नियुक्त किया जाता है। आमतौर पर उस जिले का जो सबसे बड़ा अफसर होता है, जैसे डीएम या कलेक्टर, उसे ही डीईओ बनाया जाता है। अगर कोई जिला बहुत बड़ा है और वहां बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, तो इलेक्शन कमीशन एक से ज्यादा डीईओ भी रख सकता है, ताकि काम में कोई गलती न हो। इस अफसर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने जिले में होने वाले संसद, पार्लियामेंट के चुनाव और राज्य विधानसभा, लेजिस्लेचर के चुनावों के सभी कामों का तालमेल, कोऑर्डिनेट बिठाए और उन पर नजर रखे। उदाहरण, एग्जाम्पल, जैसे स्कूल के अंदर हर क्लास का एक क्लास टीचर होता है जो सिर्फ अपनी क्लास के बच्चों और उनकी पढ़ाई का ध्यान रखता है, वैसे ही डीईओ अपने जिले का क्लास टीचर है, जो ये देखता है कि उसके जिले के हर पोलिंग बूथ पर शांति से वोट पड़ रहे हैं या नहीं। 4. कठिन शब्दों का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन गाइड। यहां कुछ शब्द हैं जिन्हें आपको सही से बोलना सीखना चाहिए। इलेक्टोरल रोल माइनस वोटरों की लिस्ट। डेक्लेरेशन माइनस घोषणा या अपनी बात लिखित में कहना। इम्प्रिजनमेंट माइनस जेल की सजा। सुपरिंटेंडेंस माइनस देखरेख या निगरानी करना। जूरिसडिक्शन माइनस अधिकार क्षेत्र या वो इलाका जहां तक अफसर की ताकत चलती है। मेरे नन्हे दोस्त, अब आप जान गए हो कि चुनाव में झूठ बोलना सजा दिला सकता है, और इसे संभालने के लिए ऊपर से नीचे तक अफसरों की एक मजबूत टीम होती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि एक आम नागरिक अपना नाम इस इलेक्टोरल रोल वोटर लिस्ट में कैसे जुड़वा सकता है?